हिंदी का कविता है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा। इस पाठ के कवि गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी रचनाएं जयपूजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला इत्यादि। पिता का नाम कालू चंद खत्री, माता का नाम तृप्तबा एवं पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक जी के पिता उन्हें व्यापारी बनाना चाहते थे और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का प्रचार किया। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इनकी मुलाकात मुगल सम्राट बाबर से हुई। वह हिंदी, पंजाब एवं ब्रज भाषा इत्यादि को जानकार थे। सन 1539 में गुरु नानक देव जी वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। इनकी रचनाएं का सत्याग्रह सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में किए थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। सिख धर्म के कुल 10 गुरु थे, जिनमें प्रथम गुरु नानक देव जी, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को भी गुरु माना जाता है। अगला है इस पाठ के इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो कवि गुरु नानक देव राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। अगला चैप्टर हमारा वाणी कब विष के सम्मान हो जाती है। जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी विष के सम्मान हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्म की व्यर्थता सिद्ध करता है। कवि गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करना आदि कर्म को राम नाम के आगे व्यर्थ बताते हैं। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कवि गुरु प्रसाद को हरि रस कहते हैं। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो वैसे मनुष्य जिसमें काम और क्रोध ना हो, उनकी हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु की कृपा से किसे की युक्ति की पहचान हो पाती है। तो गुरु नानक देव जी के अनुसार गुरु की कृपा से राम नाम की युक्ति की पहचान हो पाती है। अगला हमारा है दूसरा चैप्टर है प्रेम आईनी श्री राधिका। तो कवि रसखान का जन्म 16वीं सदी में माना जाता है। इनके 2 ग्रंथ प्रमुख है, प्रेम वाटिका। सुजान रसखान से छंद से सिद्ध थे। रसखान ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। इसे गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। रसखान कृष्ण भक्त थे। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कवि ने माली मालिन किसे और क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा कवि रसखान ने कृष्ण राधा को माली मालिन कहा है, क्योंकि कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में माली मालिन का कार्य पुष्प की देखभाल करना है, ठीक उसी कार्य में प्रेम वाटिका में कृष्ण राधा करते हैं।
अगला है कृष्ण कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है क्योंकि कवि के अनुसार नंद नंद ने उनके चित्त को चुरा लिया है। अगला हमारा तीसरा चैप्टर है अति सुधो स्नेह को मार्ग। तो इस चैप्टर का है कुछ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इस पाठ के कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद रीति युग्नी और रीति मुक्त एवं मधुर भाषा के कवि थे। उनकी हत्या नादिर शाह के सैनिकों ने की थी। आपकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, बीरा लीला, रसकेल बल्ली इत्यादि। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिया गया है। घनानंद प्रेम के पीर के कवि घनानंद की भाषा परिकृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इस चैप्टर का क्वेश्चन है कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं और इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर है कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल कहा है क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके हुए, बिना छल कपट के चलना होता है। मन लेहु पर देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित काव्य अति सुधो स्नेह को मार्ग है से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ऐसे झूठे प्रेम करने वाले लोगों के बारे में बताते हैं जो लेते तो मन भर हैं परंतु देते छटाक भर भी नहीं, यानी थोड़ा सा भी नहीं। अगला है तीसरा क्वेश्चन है पराहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि घनानंद के अनुसार बादल पराहित के लिए देह धारण करता है, सब के ऊपर सम्मान बरसता है। तो कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते थे और क्यों। कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते थे क्योंकि कवि सुजान के विरह वेदना में रो रहे थे। चौथा हमारा जो चैप्टर है स्वदेशी है। इसका कुछ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। कवि प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। प्रेमघन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी था। कवि का निधन 1922 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में आरक्षित समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का नागरी निराद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। उनकी रचनाएं का संग्रह प्रेमघन स्वारस्य है। उसका प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य प्रयाग रामगमन आगे है हमारा। प्रेमघन ने काव्य रचना में अधिकांश ब्रज भाषा और अवधि में की है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। तो कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव
स्वभाव, लगाव और उनके रहन सहन विदेशी हो गए हैं। वे अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? तो प्रेम घन समाज के हिंदी वर्ग की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग हिंदू होकर भी हिंदी भाषा नहीं बोल पाते हैं। वे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। नेताओं के बारे में कवि क्या राय देते हैं? तो इसका उत्तर है, कवि प्रेम घन नेताओं पर व्यंग्य करते हैं और कहते हैं कि जिन नेताओं से उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती, वे देश का प्रबंधन कैसे करेंगे? चौथा क्वेश्चन हमारा, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? तो कवि प्रेमघन ने वैसे लोगों को डफाली कहा है जो लोगों की झूठी प्रशंसा कर चापलूसी करते हैं। अगला हमारा चैप्टर है 5वां, भारत माता। इसमें कुछ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। पहला है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में उत्तराखंड में जिले के अल्मोड़ा में हुआ था। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम गंगाधर पंत था। जन्म के 6 घंटे बाद ही कवि के मां की मृत्यु हो गई। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि भी कहते हैं। पंत जी छायावादी, मानवतावादी एवं प्रकृति के प्रिय कवि हैं। उनका अंतिम काव्य लोकप्रियता और हमारा पंत जी ने आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि लिखा है। काव्य चिदंबर के लिए सुमित्रा नंदन पंत को भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत माता कविता काव्य संग्रह ग्राम्य से लिया गया है। उनकी प्रमुख कविताएं हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रांथि, गुंजन, युगता, यौवनी, ग्राम्य, स्वर्ण धूल, स्वर्ण किरण, युग पथ, चिदंबर आदि। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो इसका उत्तर है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है क्योंकि इनके सामने भारतीय लोगों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे और यह चुपचाप देख रही है, जैसे कि कोई प्रवासिनी या मेहमान किसी दूसरे के घर पर चुपचाप देखता है। अगला है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, कविता में कवि भारतवासियों के कैसे चित्रण खींचता है? तो इसका उत्तर है, कविता में सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत के 30 करोड़ लोग फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, आधा पेट भोजन करते और वहाँ शोषित बिना वस्त्र के मूर्ख और असभ्य शिक्षित है। वे अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हैं और वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए मजबूर हैं। अगला तीसरा है, भारत माता का हास्य भी राहुग्रस्ती क्यों दिखाई पड़ती है? भारत माता का हंस भी राहुग्रस्ती दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत माता उगे स्वर्ण जैसे फसल को अंग्रेजों के पैरों तले कुचला जा रहा था। आगे है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी जानबूझ क्यों
कहता है? तो इसका उत्तर है भारत माता। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ गीता को प्रकाशित करने वाले देश के, परंतु वर्तमान में यहीं के लोग मूढ़ और असभ्य हैं, इसलिए कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी मूढ़ कहा है। अगला है कवि की दृष्टि में आज भारत माता का ताप्य समय क्यों सफल है? तो कवि को आज भारत माता का ताप्य संयाम सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गांधी जी भारत माता का अहिंसा रूप दूध पीकर लोगों को अंग्रेज से बचाने आए हैं। इसका अगला है छठा चैप्टर हमारा जनतंत्र का जन्म। तो इस कुछ पॉइंट वाइज दिया हुआ है, यहाँ पढ़ लेते हैं। पहले है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 में बिहार के जिले बेगूसराय में हुआ था। उसकी माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। दिनकर जी को आज संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी उर्वशी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने भारत सरकार की ओर से पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारतेंदु युग के कवि थे। आपकी प्रमुख रचनाएं रेणुक कुरुक्षेत्र, नील कुसुम उर्वशी, हारे को हराना, संस्कृत के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी इत्यादि, ये सभी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। कवि की दृष्टि से जनता का बदला दिन ही समय का घर नाद है। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जिसमें शासन जनता का होगा। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्रण खींचता है? कवि जनता के स्वप्न का एक सुंदर चित्रण खींचता है। कवि के अनुसार वर्ष सदियों से दुख सहने वाली जनता को अब सुख मिलने वाली है, क्योंकि देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। तीसरा क्वेश्चन है विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है? तो विराट जनतंत्र का स्वरूप 23 करोड़ जनसंख्या वाले देश में लोकतंत्र की स्थापना है। कवि 30 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में राजा जनता ही होता है। कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेगा? तो कवि की दृष्टि से आज का देवता सड़कों, खेत खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं। यह लोग सड़कों में, खेतों में या कहीं अन्य जगहों में काम करते हुए मिलेंगे। कविता का मूल्य भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट करें। इस कविता का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी की कविता में काफ़ी रहस्यमय बातें छुपी होती है। इस कविता के माध्यम से कवि लोकतंत्र की स्थापना हो जाने के कारण यहाँ के शासकों को सचेत कर रहे हैं कि जो जनता वर्षों से यातनाएं सह रही थी, अब उनका समय आ गया है, इसलिए उनके जितने भी शासन हैं वे सिंहासन खाली कर रहे हैं। अगला चैप्टर हमारा 7वां है हिरोशिमा
कवि अगेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बत्तेश्यान अगेय है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इनकी माता का नाम व्यती देवी और पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इनके पिता का प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अगला उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। उनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। अगला इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है छायाएं दिशा सब और क्यों पड़ी है, स्पष्ट करें। तो उत्तर है जब परमाणु बम नगर के बीच धरती को चीर कर निकलती है तो मानवजन की छायाएं में दिशाहीन हो जाती है। अगला दूसरा हमारा क्वेश्चन है प्रज्वलित क्षण की दोपहर से कवि का आशा क्या है। तो प्रज्वलित क्षण उसे कहा गया है जिस क्षण थोड़ी ही समय के लिए परमाणु बम सूर्य के जैसा चमक था और पुनः शांत हो गया था। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की छायाएं जापान के हिरोशिमा में पड़ी है क्योंकि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पे परमाणु बम गिराया गया था जिससे मनुष्य जलकर राख हो गए थे। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में कंकाल, जले हुए पत्थर पर टूटी फूटी सड़कें एवं अन्य चीज़ें हैं जिन्हें देखकर इतिहास में हुए उस घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। इस पाठ के कवि कुबेर नारायण का जन्म 19 दिसंबर 1927 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। कुबेर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 ईस्वी के आसपास की थी। यह कविता इन दिनों से लिया गया था। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार कवि सम्मान भी मिला है। कुबेर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि। आप इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आधी। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है पहला है हमारा कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था। तो कवि को उसके दरवाजे पर खड़ा वृक्ष चौकीदार लगता था क्योंकि एक चौकीदार की तरह ही बूढ़ा वृक्ष उसके दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था। दूसरा क्वेश्चन है वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर वापस आते हैं तो मानो वृक्ष दूर से ही ललकार कौन जवाब में कवि कहता मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कविता का समापन करते हुए कवि को अपने किन आदेशों का जिक्र करते हैं और क्यों। तो कविता का समापन करते हुए कवि कहते हैं बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं।
अगला चौथा हमारा क्वेश्चन है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीज़ों को बचाने के बात करते हैं। तो घर, शहर और देश के बाद कवि नदी, हवा, खाना, मनुष्य एवं जंगल को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य विकास करने की होड़ में इन सभी चीज़ों को प्रदूषित कर रहा है। अगला है हमारा 9वां चैप्टर है हमारी नींद। 9वां चैप्टर है हमारी नींद। इस पाठ के कवि वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुआ था। वह 1971 में बरेली कॉलेज के अध्यापक ही रहे। यह कविता दुष्ट चक्र के दृष्टि से ली गई है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दुष्ट चक्र में दृष्टा मिला है। अगला है रघुवीर सहाय स्मृति इसी दुनिया में पुरस्कार मिला है। 1951 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में था। आप इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इसी दुनिया में पुस्तक में रिश्ता आदि। अगला क्वेश्चन है पहला, मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेखन किए जाने का क्या आशा है। उत्तर मक्खी के जीवन का उल्लेखन करके हमें बताना चाहते हैं कि कुछ जीव का जीवन काल कितना छोटा होता है, फिर भी वे जीव जन्म लेकर हंसी खुशी मर जाते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन इतना लंबा होने के बावजूद भी मनुष्य और जीने की इच्छा रखता है। कवि गरीब बस्तियों का उल्लेखन क्यों करता है। कवि गरीब बस्तियों का उल्लेखन करके हमें बताना चाहते हैं कि कुछ लोग गरीब होने के बावजूद भी अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तो कुछ लोग धनी होने के बावजूद भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। कवि किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है। तो कवि वैसे व्यक्तियों का अत्याचार कर रहे हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि वह परिस्थिति में हमारा जीवन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उनका जीवन काल बहुत छोटा लगता है। अगला है चौथा हमारा क्वेश्चन है इनकार करना ना भूलने वाले कौन है। कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। वैसे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं कि जीवन हर परिस्थितियों में बढ़ जाता है, वही लोग इनकार करना ना भूलते हैं। कवि का भाव वैसे लोगों पर व्यंग्य करता है। 10वां चैप्टर हमारा अक्षर ज्ञान। इस पाठ की कवित्री का जन्म 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फर में हुआ था। अनामिका ने एमए पीएचडी की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। यह कविता कवि ने कहाँ काव्य संग्रह से लिया गया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, कहानी कहती है औरतें, कवि ने कहा इत्यादि। पहला क्वेश्चन हमारा, कविता में का विवरण स्पष्ट करें। बेटे के लिए का अर्थ कबूतर है, जो लिखते समय चौखट में नहीं आता है। कबूतर की तरह
फुदकता जाता है। अगला है, खालिश बेचैनी किसकी है? तो बेचैनी का क्या अभिप्राय है? तो इस कविता में खरगोश की खालिश बेचैनी है। यह बेचैनी का अभिप्राय अस्थिरता चंचल से है। अगला, बेटे के लिए डा क्या है और क्यों? तो बेटे के लिए डा गोद में बच्चे को ली गई माँ है, क्योंकि बेटे को डा में माँ और बिंदु उसे बेटा के जैसा लगता है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तो डा को लिखते समय बेटे के आँख में आंसू आ जाते हैं क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह डा को नहीं लिख पाता है। अगला है 11वां चैप्टर हमारा लौट कर आऊँगा फिर। इसका पहला क्वेश्चन है, कवि किस तरह बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं? तो कवि जीवनानंद दास उस तरह बंगाल में एक दिन लौटने की बात करते हैं जहां धान के हरे भरे खेत और बहती नदी हो। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? तो कवि अगले जन्म में अवाइविल पक्षी, कौवा, उल्लू या मनुष्य बनने की संभावनाएं व्यक्त करता है, क्योंकि उसे बंगाल के पर्यावरण से काफ़ी लगाव था और ये चीज़ें